तो आज की वीडियो में हम एग्जैक्टली वही बात करने वाले हैं जो आपने वीडियो के थंबनेल एंड वीडियो के टाइटल पर देखा है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो में कि कैसे आप अपना प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। हर एक जो आप प्रीलिम्स देते हो वो आप क्लियर कर सकते हो बैंकिंग एग्ज़ाम्स का। आप कई सालों से एग्ज़ाम दे रहे हो बट आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा है और आपने ऑलमोस्ट अपने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी 5 गलती आप करते हो एग्ज़ाम में जाके जिससे आपका एग्ज़ाम निकलने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको जो वो चीज़ें बताने वाला हूँ, क्योंकि जैसा आपने थंबनेल पर देख लिया था कि मैंने जो एग्ज़ाम क्लियर कर रखे हैं और मेरे काफ़ी अच्छे नंबर भी हैं एग्ज़ाम में भाई। तो वो क्या ऐसी स्ट्रैटेजी होती हैं जो आप एग्ज़ाम में जाके इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और क्या वो मिस्टेक्स हैं वो आप जिन्हें अवॉइड करके एग्ज़ाम क्लियर क्वालिफ़ाई कर सकते हो। आपको पता है कि बैंक एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने के लिए आपको प्रीलिम्स, मेंस और अगर पीओ का एग्ज़ाम है तो आपको इंटरव्यू के थ्रू जाना पड़ता है। बट पहली स्टेज हमेशा प्रीलिम्स एग्ज़ाम होती है। जब तक आप उसी को क्लियर नहीं कर पाओगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे बैंकिंग एग्ज़ाम्स में। तो ठीक है, तो वही मिस्टेक्स आपको मैं बताने वाला हूँ। और ये मिस्टेक काफ़ी कॉमन है भाई। हो सकता है कोई बंदा 4th नंबर की मिस्टेक करता हो, क्योंकि मैं आपको 5 मिस्टेक्स बताऊंगा। हो सकता है कोई बंदा 2nd नंबर की मिस्टेक्स करता हो, बट कहीं ना कहीं वो मिस्टेक्स हो रही हैं आपसे, वो भी एग्ज़ाम में जाके। क्या होता है भाई, जब मैं एग्ज़ाम दे के आता हूँ तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस होता है कि मेरा ये तो एग्ज़ाम निकलने ही वाला है। मेरे को 100% मतलब अंदर से वो बोलते हैं ना, जो एक गट फीलिंग होती है वो मेरे को आ जाती है कि मेरा तो एग्ज़ाम क्लियर होने ही वाला है। तो वैसे भी आपके अंदर आ जाएगी वो चीज़। बस आपको ये 5 चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, 5 मिस्टेक जो आप दोहराते हो। तो वीडियो को भाई ज़्यादा फालतू को बढ़ाते नहीं हैं, बस सीधे हम अपने मुद्दे पे ही आते हैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखना, आपको पूरी चीज़ें क्लियर अच्छे से हो जाएंगी। तो देखो भाई, मिस्टेक नंबर 1 होती है नेगेटिव अटेम्प्ट्स इन इंग्लिश। ठीक है, नेगेटिव अटेम्प्ट्स इन इंग्लिश। अब आप सोचो, आप एग्ज़ाम दे के आते हो, आप क्वांट अच्छे से करके आते हो, आप रीजनिंग अच्छे से करके आते हो, बट बहुत से लोग मैंने देखा है भाई इंग्लिश में एकदम नेगेटिव अटैम्प्ट लगा के आते हैं। क्योंकि भाई जनरली इंग्लिश एज़ कम्पेयर टू क्वांट्स और रीजनिंग, हमको पता है भाई उसमें थोड़ी अनसर्टेनिटी रहती है। हम उसमें ज़्यादा पता नहीं होता कि हमारी भाई एक्यूरेसी इसमें अच्छी है या नहीं। ठीक है, इवन मेरे साथ भी वो चीज़ होती है, बट अब मेरी इंग्लिश काफ़ी इंप्रूव है पहले से। तो मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कि काफ़ी लोग क्या करते हैं भाई, इंग्लिश में ज़्यादा अटैम्प्ट करे आते हैं और नेगेटिव अटैम्प्ट करे आते हैं। ठीक है, अब मैंने अधिकतर लोगों को कहते सुना है कि इंग्लिश में उनने किए भाई 20, 18, 17, 25। बट उनसे पूछो कि भाई आप किस में एक्यूरेसी कितने परसेंट थी, तो बोलते हैं भाई 90%, 85%, 80%। जब आपकी 100% एक्यूरेसी नहीं थी तो आपने अटैम्प्ट ही क्यों किए इतने इंग्लिश में? एक क्वेश्चन मार्क है ये चीज़। तो आप नेगेटिव अटैम्प्ट इंग्लिश में ज़्यादा कर लेते हो, तो इससे क्या होता है भाई, आपके नंबर जो अदर सब्जेक्ट में आए हुए होते हैं तो वहाँ से भी थोड़े डिक्लाइन हो जाते हैं, समझ रहे हो? टोटल में से आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने आईबीपीएस पीओ प्री का एग्ज़ाम दिया। हम थोड़ा कैलकुलेटेड हम रिस्क लेके देखते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ, चीज़ आपको समझ में आएगी। आपने फॉर एग्जांपल आईबीपीएस पीओ प्री का एग्ज़ाम दिया, आपने क्वांट में 20 नंबर के आपने अटैम्प्ट किए, अच्छी बात है। आपने रीजनिंग में 25 नंबर के अटैम्प्ट किए, अच्छी बात है। अब आपकी देखो क्वांट और रीजनिंग में तो ओवरऑल एक्यूरेसी भाई अच्छी रहेगी, क्योंकि इनमें अच्छी रहती है एक्यूरेसी। तो आपने सोचो क्वांट में आपके मान के चलो 20 के 20 नंबर आ गए, और आपके जो है रीजनिंग में आपके 25 नंबर आ गए। ठीक है, तो आपके 45 नंबर तो यहीं से बैठ गए क्वांट और रीजनिंग से। ठीक है, बट अब आपने क्या किया, इंग्लिश में आपने लेके 20 अटैम्प्ट कर दिए। ठीक है, और पता पड़ा भाई 20 में से इंग्लिश में से 7 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं। ठीक है, आपने 7 नेगेटिव लगा दिया, आपने गैस वर्क कर दिया, जो भी कर दिया, आपको लग रहा था कि भाई सही होगा, लेकिन सही नहीं हुआ। तो वो 7 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। अब आपके सही कितने बचे थे? 13। अब 7 तो हटा ही दो पहले। अब 7 का भाई देखो 1/4 लगता है हर एक नेगेटिव मार्किंग का। अब 7 का आप 1/4 लगाओगे तो 1.75 आएगा। तो वो आपके वो जो नंबर आ रहे होंगे ना इंग्लिश में, उसमें से वो कटेंगे 1.75। 13 में से 1.75 कटाओगे तो 11.25 नंबर आपके आएंगे। ठीक है, समझे? 11.25 नंबर आएंगे। और आप 45 नंबर आपके जो क्वांट और रीजनिंग से बन रहे थे, मैंने पूरे 20 और 25 जोड़ के बताए हैं, तो आपके वहाँ बन रहे थे और आपने 11.25 यहाँ से लगा दिए, तो आपके कितने बनेंगे? लगभग 45, 56.25। और सोचो कट ऑफ चली गई आपकी 58। लेकिन आपका एग्ज़ाम तो नहीं निकला, आपने तो क्वांट और रीजनिंग में अच्छा किया था, लेकिन आपकी इंग्लिश में एक्यूरेसी ख़राब हुई, इस कारण आपका एग्ज़ाम नहीं निकला। समझे मेरे भाई? अगर आप सोचो मतलब कट ऑफ 58 चली गई और आपका मात्र 1-2 नंबर से आपका एग्ज़ाम नहीं निकला, क्योंकि आपने इंग्लिश में एक्यूरेसी बिगाड़ी थी।
अब आप सोचो एग्ज़ाम केवल आपके 13 ही नंबर अच्छे आ जाते हैं, मतलब 13 ही नंबर आप करके आते इंग्लिश में, वही अगर आपके अच्छे वाले आ रहे थे बिना नेगेटिव अटैम्प्ट लगाए, तो भाई सोचो आपके कितने जाते, 45 और 13 58 नंबर। मतलब आपको अटैम्प्ट भी कम करने पड़ रहे हैं इंग्लिश में, और आपके मार्क्स भी उतने आ रहे हैं जितनी कि डिज़ायरेबल कट ऑफ है। बल्कि आपके एक तो नंबर ऊपर और हो जाते क्योंकि आपकी एक्यूरेसी 100% थी, समझ रहे हो। तो आपने इंग्लिश में अपनी नेगेटिव अटैम्प्ट लगा के अपनी एक्यूरेसी को कर दिया कम, और आप कट ऑफ तक नहीं पहुँच पाए। और क्या होता है भाई एग्ज़ाम में, मैंने चीज़ सुनी है कि जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो जो बंदे नेगेटिव अटैम्प्ट जहाँ जहाँ लगाते हैं ज़्यादा, तो उनके मार्क्स और कम कर देते हैं वो एग्ज़ाम में। ठीक है, तो एक्यूरेसी को नंबर 1 पर रखो। और एक्यूरेसी की सबसे सबसे ज़्यादा नीड होती है भाई इंग्लिश में। तो मैंने आपको काफ़ी कैलकुलेशन करके वो चीज़ें बता दी अच्छे से, आपके दिमाग में होपफुली वो चीज़ें बैठ गई होंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे नंबर के पॉइंट पे। जो दूसरी मिस्टेक आप सबसे ज़्यादा करते हो, यू वॉन्ट टू सेटिस्फाई योर ईगो। ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। आपको पता है बैंक एग्ज़ाम में, क्वांट हो चाहे फिर वो रीजनिंग हो, प्रीलिम्स में सब 20 मिनट के होते हैं। अगर आप आईपीएस, आरआरबी, पीओ, आरआरबी क्लर्क प्री को छोड़ दो, क्योंकि वहाँ पर रीजनिंग 25 मिनट की होती है, लेकिन उसमें 40 क्वेश्चन भी करने होते हैं। तो मतलब मोरलेस 20 मार्क्स, मतलब 20 मिनट्स आप पे होते हैं क्वांट और रीजनिंग के लिए, बाकी आपके प्रीलिम्स एग्जाम में मोस्ट ऑफ दी। तो 20 मिनट का केवल गेम होता है। अब क्या होता है, आप ईगो को सेटिस्फाई कैसे करवाते हो? सोचो आप एक पजल बना रहे हो, ठीक है, पजल बना रहे हो, आपने वहाँ पे पजल में जनवरी फरवरी ऐसे लिखे होते हैं ना, मंथ डेट वाला पजल। आपने मई की जगह आपने पढ़ लिया मार्च, अब हो गया काम। आपने मई की जगह पढ़ लिया मार्च, और अब हो गया काम। आपने पूरा पजल तैयार कर लिया, क्योंकि ये गलती भाई मेरे साथ हुई थी एक बार। मैं आईपीएस क्लर्क प्री का एग्ज़ाम दे रहा था 2024 का, सॉरी 23 का, 2 साल पहले। तो वो गलती मेरे से हुई थी। मैंने क्या किया भाई, मार्च की जगह मई पढ़ लिया, और मेरे मतलब और भी बच्चों के साथ ये गलती होती है, कॉमन चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो अब मैं, और वो मेरा मेरा आंसर आ गया, लेकिन वो क्वेश्चन से मैच ही नहीं कर रहा है। ठीक है, वो चीज़ गलती हो रही थी वहाँ पे मेरे से। तो मेरे से क्वेश्चन मैच ही नहीं कर रहा है, और वो चीज़ चली गई अपनी ईगो पे कि भाई मेरे तो आंसर ही मैच नहीं कर रहा है इससे। अब मैंने तो भाई 150-200 पजल सॉल्व कर रखे हैं पास्ट में, तो इतनी भयंकर प्रैक्टिस की है। सोचते हो ना कि हमने तो इतनी प्रैक्टिस की है अर्थमेटिक में, जो तो हमसे हो ही नहीं रहा है। अब मैं उसमें लग गया फिर से, और मेरे 4-5 मिनट और ख़राब हो गए। अब वो 4-5 मिनट बाद भाई जाके बन भी गया, लेकिन उससे क्या फ़ायदा निकला आप सोचो। जो पज़ल केवल 2 मिनट डिज़र्व करता था, और उसमें आपने 5-6 मिनट दे दिए अपने, क्यों दे दिए? सोचो भाई। तो क्या होता है, जिस क्वेश्चन में आप स्टक कर जाते हो वहाँ पे क्वेश्चन में, उसको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है भाई, 20 मिनट का खेल है, और कभी कभी हम इंसान हैं तो हमको दिखता नहीं है भाई वहाँ पे क्या लिखा है। कभी कभी हमारी आँखों का धोखा हो जाता है, हमको कभी कभी 1 नंबर 2 नंबर दिखने लगता है, समझ रहे हो। कभी कभी राम लिखा होता है तो वहाँ श्याम दिखने लगता है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम में जाके। ठीक है, तो बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन इन छोटी छोटी मिस्टेक्स के कारण हमारा पूरा एग्ज़ाम पे इम्पैक्ट पड़ता है। पूरा साइकोलॉजी का खेल है भाई एग्ज़ाम तो। आप एग्ज़ामिनर चेक ही कर रहा है आपका माइंड सेट। तो आप इतनी इतनी ब्लंडर कर दोगे तो भाई गेम ओवर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अभी आप गलती से किसी क्वेश्चन में स्टक हो गए, और वो क्वेश्चन की आपने रादर प्रैक्टिस भी काफ़ी कर रही है, बट आपको उस समय उसको छोड़ देना है, छोड़ देना बेटर है। इवन सिंप्लीफिकेशन का एग्ज़ाम होता है ना, सिंप्लीफिकेशन एग्ज़ाम बोल रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होता है ना बैंक के एग्ज़ाम में, पॉइंट्स में, अगर उसमें भी कभी कभी आप फंस जाते हो तो उसे भी छोड़ दिया करो, नंबर सीरीज़ को भी छोड़ दिया करो, नहीं बने तो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपको पूरा ही करना है भाई, और क्वेश्चन हैं उनको कर लो आगे जाके, क्यों उसमें बीच में पड़ जाते हो। तो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में ऐसा मत करो, क्योंकि फिर आपके वो डिज़ायरेबल नंबर नहीं आ पाते, क्योंकि आप आगे बढ़े ही नहीं थे, आप वहीं पीछे अटक गए थे, लेकिन टाइम लिमिटेड था। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगर आप जो गलती करते हो, इन चीज़ों को आपको मॉक में इम्प्लीमेंट करना है। जितनी भी मैं आपको गलती बता रहा हूँ ना, 5 और 3 आगे बताऊँगा, उनको आपको मॉक में इम्प्लीमेंट करना है। और थर्ड ऐसी मिस्टेक आपको बताने वाला हूँ, जो तो भाई काफ़ी लोग मतलब ध्यान भी नहीं देते हो, ठीक है, पता भी नहीं होता कि भाई ये मिस्टेक हो जाती है। और वो मिस्टेक है, चूज़ रॉन्ग ऑप्शंस। देखो, आपने पजल सॉल्व किया, आपने टीआई बना ली, आपने अर्थमेटिक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, लेकिन जैसे ही आपको नंबर काहे के मिलते हैं? नंबर मिलते हैं आपको ऑप्शन मार्क करने के। आपने सॉल्व किया, आंसर था भाई ABCD E, 4-5 ऑप्शन होते हैं, आंसर था ई पे, बट आपने लगा दिया गलती जल्दी जल्दी में डी। लो भाई, 20 मिनट है आप में, आपने सोचा आंसर आया, लो खटाक। आपने मतलब उसको चीज़ को देखा भी नहीं कि भाई आंसर ऑप्शन ई था कि डी था। आपने सोचो 3-4 ऑप्शन ऐसे ही मतलब पूरे पेपर में गलत लगा दिए, तो भाई 1-2 नंबर से तो पूरा खेल हो जाता है गेम में, आपको पता ही है एग्ज़ाम में।
तो वो चीज़ आपको आपके क्वालिफ़ाई करने से एग्ज़ाम को रोकती है। तो वो चीज़ आपको आगे से नहीं करना है। आपको जिस चीज़ एंश्योर कर लेना है क्वेश्चन करने के बाद कि आपने ऑप्शन सही चूज़ किया है कि नहीं, वो आप कैसे करोगे? आप कॉन्शियसली उस चीज़ को देखोगे कि आपने पहले क्वेश्चन किया, जब आप ऑप्शन मार्क करने गए तो ऑप्शन ए ही था या फिर ऑप्शन बी आंसर था। तो ये चीज़ आपको कॉन्शियसली वहाँ पे जाके एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये एक मिस्टेक और होती है, मैंने आपको बता दी। नंबर 4 मिस्टेक है भाई, ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट मिस्टेक्स है, मतलब काफ़ी लोग करते हैं ये मिस्टेक, इवन पहले मैं भी करता था बट अब नहीं करता। 4th मिस्टेक है, स्टार्ट एग्ज़ाम विथ ऑलवेज क्वेश्चन नंबर 1। एक चीज़ आप मेरे को बताओ, आप एग्ज़ाम में जाते हो, एग्ज़ाम खुलता है और काफ़ी लोग क्वेश्चन 1 से ही स्टार्ट कर देते हैं। भाई क्यों करते हो? क्यों करते हो? क्वेश्चन 1 से ही स्टार्ट कर देते हैं, देखते भी नहीं है कि आगे आगे एग्ज़ाम में है क्या भाई। मतलब क्वेश्चन 1 पे अगर अर्थमेटिक का क्वेश्चन रखा है या फिर एक डीआई रखी हुई है तो वहीं से शुरू हो जाते हो। भाई क्या होता है, अब हमारा ह्यूमन जो ब्रेन होता है ना, वो कभी ऐसे नहीं जाता, मतलब समझ रहे हो आप, ऊपर से नीचे नहीं आता, वो नीचे से ऊपर जाता है। मतलब पहले आसान चीज़ें उसको करवाओ, फिर बड़ी बड़ी चीज़ें उससे करवाओ। एकदम से आप ऊपर से हाई लेवल चीज़ें करवा दोगे तो वो नहीं करेगा। जैसे आप इस चीज़ से एक रिलेट कर पाओगे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक बॉडी वर्कआउट होता है, जब आप बॉडी का वर्कआउट करते हो तो आप पहले जाके 50 किलो का एकदम से उठाने, वो डंबल उठाने नहीं लग जाते हो ना, ठीक है? जाते ही 20-50 पुशअप नहीं करते हो, पहले आप बॉडी का वार्म अप करते हो, स्ट्रेचिंग करते हो, ठीक है? स्ट्रेचिंग करने के बाद आप आगे जाके थोड़े हैवी वेट्स उठा पाते हो, समझ रहे हो? तो वो चीज़ होती है कि बॉडी को चाहिए होती है पहले वार्म अप, सिमिलरली हमारे ब्रेन को चाहिए होती है पहले वार्म अप। वार्म अप कैसे होती है? ईज़ी ईज़ी चीज़ों से, ठीक है? जिससे क्या होता है, एक फ्लो बनता है, आप फिर ऐसे-ऐसे जाते हो। एक पहले फ्लो बनना होता है। तो हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन कभी 1 से स्टार्ट मत करो, ठीक है? क्वेश्चन स्टार्ट करो हमेशा ईज़ी क्वेश्चन से, मतलब सॉरी, पेपर स्टार्ट करो हमेशा ईज़ी क्वेश्चन से। लाइक अगर आप क्वांट्स का पेपर है और आप उसको सॉल्व कर रहे हो, तो आपको ट्राई करना है कि पहले आपको सॉल्व करना है जो आपका स्पीड मैथ वाला पार्ट होता है उसको, देन आपको मूविंग फॉरवर्ड डीआईस या फिर अर्थमेटिक की तरफ शिफ्ट करना है। जिससे कि क्या होगा कि आपका एक फ्लो बन चुका होगा ना, सिंपल। आपको पता है कि भाई ऑलरेडी 8-10 नंबर मेरे इसमें से आ रहे हैं, तो आप बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ आपके ब्रेन में होगी। आप सोचो, आप 1-2 अर्थमेटिक में ही आप फंस गए, आपके 4-5 मिनट वहीं चले गए और दिमाग में चल रहा है कि भाई अभी तो एक नंबर भी मेरे से नहीं हुआ है। तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। इससे क्या होता है, हमारा आगे का पूरा जो वो मोटिव मतलब वो होता है ना, मोरल होता है, वो टूट जाता है। तो वो चीज़ आपको याद रखना है कि कभी भी क्वेश्चन 1 से स्टार्ट नहीं करना है, हमेशा स्मार्ट स्ट्रेटजी लगाना है और सही क्वेश्चन से हमको पिक करने हैं। दस पिकिंग द राइट क्वेश्चन इज़ एन आर्ट एंड यू हैव टू लर्न दिस आर्ट, ठीक है? नंबर 5 होता है भाई स्क्रॉल प्रॉब्लम। स्क्रॉल मतलब जब आप एग्ज़ाम में जाते हो तो वहाँ पे माउस रखा होता है, तो माउस का जो बीच वाला बटन होता है ना, स्क्रॉल वाला, वो वहाँ पे काम नहीं करता। लेकिन क्या होता है, जब हम घर से प्रैक्टिस करके आते हैं, मतलब बहुत से लोग वो क्या करके आते हैं भाई, माउस का यूज़ करते हैं, मतलब बीच वाले बटन का, वो उसको स्क्रॉल लॉक करके प्रैक्टिस नहीं करते। और काफ़ी मॉक कंपनीज आजकल तो ये चीज़ देने लगी हैं कि मतलब वो ऑफ ऐसे लॉक कर देती हैं स्क्रॉल बटन को। बट ऐसी मैंने मॉक टेस्ट सीरीज़ देखी, इनका नाम नहीं लूँगा, जिनके अभी भी स्क्रॉल बटन मतलब ऑन रहता है, ठीक है? तो वो क्या होता है, आपकी वैसी हैबिट बन जाती है कि आपको पता है भाई स्क्रॉल बटन से ऊपर नीचे करना है माउस के। लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है, आपको बटन से खिसका खिसका के ऊपर नीचे करना होता है, उसमें आपका थोड़ा टाइम भी जाता है और एग्ज़ाम का जो रियल इंटरफेस होता है वो थोड़ा स्लो भी होता है। तो वो चीज़ अगर आप घर से प्रैक्टिस करके जाते हो भाई, स्क्रॉल माउस से स्क्रॉल ऊपर नीचे करने की, और आप एग्ज़ाम में जाके एकदम शॉक हो जाते हो कि भाई ये तो काम ही नहीं कर रहा है, फिर आपको एकदम शिफ्ट करना पड़ता है, वो बटन से ऊपर नीचे करना पड़ता है। फिर आप वहाँ पे आपका टाइम जाता है क्योंकि आपने वहाँ प्रैक्टिस ही नहीं की पहले ऐसी वाली, आपका माइंड सेट वो डेवलप ही नहीं है वैसा। सो आपको अब क्या करना है, अगली बारी से जब आप ये मॉक में चीज़ इम्प्लीमेंट करो तो आपको ट्राई करना है कि इस जो बीच वाला बटन है उसको या तो ऑफ कर दो या फिर उसका यूज़ मत करो। जो आपको कॉन्शियसली करना पड़ेगा, अवेयर होते हुए करना पड़ेगा। आपको सेम बटन से ही ऊपर नीचे करना है उसको, उसको उसको ड्रैग करके, ठीक है? ऊपर करा, उसको ड्रैग किया, फिर ऊपर नीचे किया। तो वो चीज़ आपको अपनी हैबिट में लाना पड़ेगा। और एक चीज़ और बता दूँ भाई, कभी अगर ट्राई करो, अगर आप पे कंप्यूटर या लैपटॉप है तो भाई उसी से मॉक लगाओ, रादर देन आप मोबाइल से मॉक लगाओ। बहुत लोग गलती करते हैं कि मोबाइल से मॉक लगाते रहते हैं, फिर एग्ज़ाम में जाके भाई थोड़े इंटरफेस बदल जाता है तो फिर सब वो पूरा माहौल बदल जाता है वहाँ पे।
तो ट्राई करो कि या तो अपने कंप्यूटर से लगाओ, अगर कंप्यूटर नहीं है तो भाई ट्राई करो कि कहीं आप कैफ़े वगैरह में जाके या फिर कहीं से या फिर ऑनलाइन शॉप पे जाके वो मॉक लगाओ कहीं पे। वो चीज़ आपको ट्राई करना ही पड़ेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको रियल एग्ज़ाम का वो पता चलना चाहिए कि एग्ज़ाम कैसा है। तो भाई यही कुछ 5 ऐसे मिस्टेक्स थे, मैंने आपको जो बता दिए। और आने वाली वीडियो में भाई आप मेरे से क्या चाहते हो, क्या मेरे एक्सपीरियंस से आप सीखना चाहते हो, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। क्या आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप मैं एक बार देख लूँगा और उस हिसाब से मैं आपको वीडियो बना दूँगा अगली बारी। तो मेरे वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि जो मैंने सीखा है वही आप लोगों को सिखा पाऊँ, ठीक है, जिससे आपकी हेल्प हो जाए और आप कहीं ना कहीं आपकी जो एग्ज़ाम क्लियर करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी इन्हेंस हो जाए। तो भाई वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने किसी ऐसे लोग इंसान को शेयर करना वीडियो जो कहीं ना कहीं ये चीज़ें प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में जल्दी, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।